हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ प्रियंका एंड टुडे आई एम गोना टीच यू ईडियम्स एंड फ्रेजेस। दोस्तों, ईडियम्स एंड फ्रेजेस एक ऐसा टॉपिक है जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम एक सीरीज़ अपलोड करने वाले हैं जिसमें जो भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस है उसे हम एक ट्रिक के फॉर्मेट में पढ़ेंगे। वो ट्रिक से आपको वो ईडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे और एग्ज़ाम के टाइम पे आप जस्ट वो ईडियम की सेंटेंस देखकर ही पता चल जाएगा आपको कि एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशंस में इन ईडियम्स एंड फ्रेजेस की जो भी ऑप्शंस आते हैं वो बहुत डिफिकल्ट और बहुत ही कंफ्यूजिंग आ जाते हैं। मतलब डिफिकल्ट है सच हो ना हो, बट यार कंफ्यूजिंग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट या फिर सेटर पेपर सेटर जो है वो इसी तरीके से बच्चों के माइंड से खेलते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जो ईडियम्स का या फिर जो भी फ्रेज़ है उसे ही हम पढ़ते वक्त इस तरह पढ़ेंगे कि जिसकी वजह से हमें वो उसका मीनिंग बहुत ईजीली याद हो जाए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वर्ड है बुल इन चाइना शॉप। तो व्हाट इज़ बुल इन चाइना शॉप? व्हाट इज़ द मीनिंग? द मीनिंग इज़ पर्सन हु कॉजेज लॉट्स ऑफ ट्रबल। व्हाट डज दैट मीन? एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ खड़ा कर देता है। ठीक है, तो इसे आप याद कैसे रख सकते हैं? देखो, मैंने ये वाला एक इमेज ऐड कर दिया है। आपको इस इमेज में दिखाई देगा कि ये बुल है और ये एक चाइना शॉप में घुस गया और इसने सब कुछ तहस-नहस कर दिया। ठीक है, लोग देखते जा रहे हैं पीछे बाहर से। ठीक है, तो इस तरह आप याद रखिए कि बुल अगर एक चाइना शॉप में चला जाए तो किस तरह सब कुछ परेशान सबको कर देगा या फिर सब कुछ ट्रबलिंग कर देगा। ठीक है, ये इस तरह आप याद कर सकते हैं। चलो, नेक्स्ट वाला इडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे। ये है बैग एंड बैगेजेस। ये इतना ही है, इतना ही इडियम एंड फ्रेज है ये, बैग एंड बैगेज। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई बैग के बारे में दिया है तो इसका मतलब कुछ तो बैगिंग का होगा या फिर है ना बैग्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, तो नहीं। इसका एक्चुअल मीनिंग है लॉट्स ऑफ बर्डन। मतलब जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती है, जिसे बहुत ज़्यादा सहना पड़ता है, जिसे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है। ठीक है, द एक्चुअल वर्ड तो सबसे राइट वाला वर्ड है जिम्मेदारियाँ। ठीक है, आपको मैंने अभी ईजीली समझने के लिए मैंने ये वाला एक इमेज डाला है। इमेज में क्या है, ये बंदा है, इसके पास बहुत सारे बैग्स है। तो बहुत सारे बैग्स है जिन बहुत सारे लोग हैं जिन जिसके लिए बहुत ज़्यादा उसके पीछे परेशानियाँ होंगी। ठीक है, तो ये वाला आपको वो उसके बारे में बताएगा। ठीक है, अभी है नेक्स्ट ईडियम्स एंड फ्रेजेस है चेज योर टेल। तो अब देख सकते हो चेज योर टेल का मीनिंग क्या है? स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ टाइम एंड एनर्जी ऑन यूजलेस थिंग्स। ठीक है, यूजलेस होती है मतलब क्या, कि जैसे ये बिल्ली मानो अपनी पूँछ को पकड़ने के पीछे ये गोल 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 दिन भर घूमती रहती है। बाद में उसे पता चल जाता है यार वो पूँछ जो थी वो खुद की मेरी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने अपना टाइम वेस्ट किया, उसने उसने अपनी एनर्जी वेस्ट की। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये है चेज योर टेल। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अभी तो हम फिलहाल बहुत ईजी लेवल ले रहे हैं। आगे आगे हम और डिफ़िकल्ट या फिर बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चंस वाले लेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम जब आएगी तो मैक्सिमम पीवाईक्यू आपके रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, और जनरली मैं ये जो भी बनाने वाली हूँ सीरीज़, ये सीरीज़ किसी एक एग्ज़ाम को फोकस ना रखते हुए हम एक प्रॉपर वे में जाएंगे, क्योंकि देखो गवर्नमेंट तो एक ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या किसी स्टेट गवर्नमेंट की हो। तो क्वेश्चन वो लोग डालते जब है वो ऐसे कुछ भी रैंडमली उठा के नहीं डालते। ठीक है, उसको कुछ तो सीक्वेंस होता है, कुछ तो पैटर्न होता है। तो वो देखते हैं यार कौन सा वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वही रिपीट होता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू पे फोकस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्चुअल जो एग्जामिनर्स का पेपर सेटर्स का जो माइंड होता है वो हम रीड करेंगे और उस हिसाब से हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस के रिवीजन लेंगे। ठीक है, ओके, तो नाउ द नेक्स्ट वन इज गेट डग्स इन अ रो। उसका मीनिंग क्या है? कीपिंग थिंग्स और आइटम्स वेल ऑर्गेनाइज्ड, या फिर उसका मीनिंग है कीपिंग एवरीथिंग इन ऑर्डर। तो गेट डग्स इन रो, तो आपको ऐसे देख के लगेगा यार सारे बतखों को एक के पीछे एक, पंछियों को एक से पीछे एक चलाना है। तो इसका मीनिंग ये नहीं होता। इसका मीनिंग ये है कि आपकी जो भी चीज़ें हैं उसे एक सलीके से रखें, उसे एक तरह से ऑर्गेनाइज करके रखें। ठीक है, उसका मीनिंग ये होता है। तो ये देखा आपने, मामा मामा डक है ये, या आगे तैर रही है। उसने अपने सारे बच्चों को कैसे पीछे एक लाइन में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा, चलने के लिए कहा है, उन्हें सिखाया है। तो यही होता है उसका मीनिंग, गेट डक इन अ रो। ओके, नेक्स्ट ईडियम्स एंड फ्रेजेस है कैरी द डे। अभी कैरी द डे, यार ये वाले क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा आते हैं कैरी वाले। ठीक है, तो ये और ये ना बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। तो अगर आपको कैरी द डे लिखा है तो वो एक ऑप्शन में ऐसे दे देंगे जैसे मानो है ना कि कैरी द डे का मीनिंग है कि आपको पूरा डे अच्छे से कैरी करना है या अपने पूरा डे अच्छे से काम किया है। तो आपको ऐसे कंफ्यूज हो सकता है यार कैरी द डे मतलब हाँ भाई मैंने मेरे काम बहुत अच्छे से किया है, तो वो आंसर आ जाएगा। तो एक्चुअल में ये वाले बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है, बट इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसे यहाँ पे ऐसे फ्रेजेस में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से या थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो मैंने देखो यहाँ पे इमेज डाली है मैसे की, तो आप यहाँ पे ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे कैरी द डे,
तो मेसी ने जब ये गोल जीता, जो अवार्ड, जो टूर्नामेंट उसने जीता, तो उसको सबने कैरी किया पूरे दिन भर, ठीक है। तो इसलिए वो उसका मीनिंग है विक्ट्री या जीतना। तो वो जीत गया, इसलिए उसको पूरे दिन लोगों ने कंधे पे कैरी किया, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया। सेकंड तरीका क्या है, जैसे मेसी ने अभी अवार्ड जीता, उसको ट्रॉफी मिली, तो उसने वो ट्रॉफी पूरे दिन भर घुमाई, वो उसने नीचे रखी ही नहीं, वो पूरे दिन वो कैरी करता रहा। तो इवन दैट इज़ एन ऑप्शन कि आप उस तरह याद रखो कि कैरी द डे। या फिर तीसरा ऑप्शन है कि जब वो खेल रहा था यार, तो पूरे दिन में स्टेडियम, तो मैच तो ऐसे नहीं होती ना यार कि एक आधे घंटे में हो गई पूरी मैच। फुटबॉल की मैच है तो ऑब्वियसली पूरा दिन लगा उसे, तो उसने पूरा दिन लोगों को एंटरटेन किया, तो पूरे दिन उसने लोगों को कैरी किया। तो और फिर बाद में वो जीता, तो उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि भाई मेसी ने पूरा दिन कैरी किया, पूरा दिन कैरी किया, ठीक है। ये तो मैंने आपको 3 तरीके बता दिए। अब इसमें से आपको कौन सा सूट होता है आप वो देखो, और उस हिसाब से आप अपना ट्रिक बनाओ, ठीक है। जनरली ये जो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स है उसके लिए ना मैं आपको एक आइडिया देती हूँ। आप क्या करो, आप ना एक छोटा सा चीट नोट बनाओ, और उसके ऊपर जो भी ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस है जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं, जो आपको याद रखने में डिफ़िकल्ट जाते हैं, ऐसे आप लिख के रखा करो, और एक अपने सामने वाले फ्रंट डेस्क पे या फ्रंट वॉल पे आप चिपका दो। तो मतलब इससे क्या हो जाता है, एक पिक्टोरियल मेमोरी आपकी बन जाती है, जो एग्ज़ाम में यार कहीं ना कहीं आपका सिक्स सेंस काम करेगा, और ये पिक्टोरियल मेमोरी आपको याद आ जाएगी, ठीक है। और आप ना ट्राई करना कि यार ये वीडियो जो भी मैं बनाऊंगी ना, ये वाली या फिर इसके आगे वाली सीरीज़, आप मिनिमम ना 2 बार तो देखना, ठीक है। क्योंकि क्या हो जाता है ना, जब आप एक बार देखोगे तो आपको लगेगा यार मुझे तो ये सब याद आ गया, सब अच्छे से याद हो गया। पर जब एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में ऑलरेडी वी आर इन वेरी मच प्रेशर, ठीक है। तो दैट टाइम व्हाट हैपेंस इज, हमारे ब्रेन हमको कंफ्यूज करने स्टार्ट कर देता है। तो उस कन्फ्यूजन की वजह से हम ऑलरेडी स्वेटिंग में होते हैं, ऑलरेडी प्रेशर होता है, और फिर हमें ऑप्शंस कंफ्यूजिंग मिल जाते हैं, फिर हम गलत हो जाएंगे। तो अगर आप ये वीडियोस मिनिमम एटलीस्ट 2 बार तो देखोगे, क्योंकि हर वीडियो में इसी तरह शॉर्ट ट्रिक से, इसी तरह पिक्टोरियल इमेजेस से आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये पिक्टोरियल इमेज आपको शॉर्ट एग्जाम में याद आएगी, ठीक है। तो मेरा यही मानना है, मैं यही कहूँगी यार कम से कम 2 बार देखो। और मैं बोलूँगी अगर हो सके तो एग्ज़ाम से 1 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले, जो भी जैसे भी आपको सूटेबल हो, आप ये सारी वीडियोज़ वापस एक बार देख लेना, है ना, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या रे फ्रेज़ है, राउंड अप। अब देखो ये वाला भी कन्फ्यूजिंग है, राउंड अप। तो आपको क्या लग सकता है यार, राउंड अप में वो दे देंगे मार्क्स, राउंड अप कर देते हैं हम लोग, जैसे पॉइंट में अगर हो तो हम बोलेंगे यार राउंड अप मार्क्स हो जाएंगे, या फिर हम बोलेंगे कैश है तो कैश राउंड अप कर देंगे। तो नहीं, राउंड अप का मीनिंग है गेटिंग अरेस्टेड, ओके। अब ऐसे याद कैसे रखेंगे, अगर आपने मुझे पूछा तो मैंने तो ऐसे याद रखा है कि जो हथकड़ी है वो बंदी ने लगाए है, ठीक है, वो कैसे राउंड होती है, तो आप वो एक तरीके से याद रख सकते हो। या फिर आप ऐसे याद रखो कि आप ना छोटा फ्रेज़ याद मत रखो, अब बड़ा फ्रेज़ बनाओ, उस छोटे फ्रेज़ को एक वर्ड में याद करो। मतलब जैसे लोगों ने अरेस्टेड होके एक राउंड बना दिया, तो लोग अरेस्टेड हुए, और फिर एक देखो ये नीचे वाली इमेज में कैसे वो राउंड में खड़े हैं, दो दे आर अरेस्टेड। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि वही फ्रेज़ है, बट आपको दिमाग में उसको एक सेंटेंस में बना देना है कि यार शॉर्ट स्टोरी की फॉर्म में आपको उसको बनाना है। जैसे देखो ये कैसे राउंड अप हो गए हैं अरेस्टेड होके, तो सेंटेंस है राउंड अप हो गए हैं अरेस्टेड होके, ठीक है। तो ये वाला एक है। अभी है 7th वाला, गेट द सैक। तो आपको लगेगा यार गेट द सैक मतलब गेट द बैग। सैक का मीनिंग है आपका लगेज, आपकी बैग हो गई, आपका कोई सामान हो गया, आपकी कॉलेज बैग हो गई। सैक का मीनिंग है आपका सामान, ठीक है। तो उसका मीनिंग है गेटिंग फायर्ड, ओके, आपको ऑफिस से निकाल देना। तो इसको मैंने किस तरह से याद रखा है कि देखो अगर मैं ऑफिस में गई और मुझे मेरे बॉस ने कहा चलो दफ़ा हो जाओ, तो वो ऐसे कहेगा अपना सामान उठा के दफ़ा हो जाओ, गेट द सैक एंड गेट आउट, ठीक है। तो इस तरह मैंने याद रखा है गेट द सैक एंड गेट आउट, ओके। तो दिस इज द मीनिंग इज गेट फायर्ड, ओके। अब नेक्स्ट है इट्स अ ग्रीक टू मी। फ्रेज है इट्स अ ग्रीक टू मी, उसका मीनिंग क्या है, अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन और स्पोकन, ठीक है। तो अभी आपको सबको पता है यार ग्रीक लैंग्वेज हम लोगों को नहीं पता, हम लोगों को नहीं आती। तो ये देखो ये नीचे पिक्टोरी मैंने पिक्चर दिया है ना, इस पिक्चर में लिखा है, जो भी लिखा है वो ग्रीक लैंग्वेज में है, तो हमें नहीं पता, हमें नहीं आता। तो मैंने ऐसे याद रखा है ग्रीक। ग्रीक मतलब यार मुझे आता ही नहीं है, तो इट इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल टू मी, वेदर इट इज़ रिटन इन और इट इज़ स्पोकन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। तो मैंने ऐसे याद रखा है देखो ग्रीक है, मुझे नहीं आता, ओके ओके। तो अब नेक्स्ट फ्रेज है आर्गस आइड। आर्गस आइड, अब देखो ये तो थोड़ा ना कन्फ्यूजिंग वर्ड है। आर्गस का मीनिंग है, आर्गस एक बर्ड का नाम है, ठीक है। ये जो मैंने पिक्चर में दिया है ये बर्ड है, उसका नाम है आर्गस। अगर आप इसके आँखें देखो तो ये एकदम छोटी छोटी होती है, ठीक है। बट इसका यूज़, ये वाला बर्ड एकदम अच्छे से देखने में एकदम सटीक नज़र वाला होता है, ठीक है। ये जो अपने जो भी अपना शिकार है उसे एकदम सटीकता से और एकदम अच्छे से देख कर ढूंढ के निकालता है, ठीक है। तो उसका मीनिंग है आर्गस। अब ये बर्ड का नाम याद रखो, या फिर हमारी इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी कैसे हर जगह पे
हर वक्त एकदम वॉचफुल, एक्सट्रीमली विजिलेंट होती है। अभी नेक्स्ट है टू ईट अ हम्बल पाई। ठीक है, तो दोस्तों ये जो फ्रेज़ है ना, टू ईट अ हम्बल पाई, ये 100 बार 100 अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछा गया हुआ फ्रेज़ है। ठीक है, ये आपको हर एग्ज़ाम में मिलेगा और ये अब तक का सबसे वीवीआईएमपी फ्रेज़ है। ठीक है, अगर आप देखो तो ये यूपीएससी से लेके रेलवेज़ के एग्ज़ाम्स, स्टेट पीसीएससी, ऐसे बहुत सारी एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। ओके, तो इसका मीनिंग है टू मेक अपॉलॉजी और एक्सेप्ट ह्यूमिलेशन, किसी के सामने क्षमा मांगना या अपनी इंसल्ट सहना, इसका मतलब है टू ईट अ हम्बल पाई। तो आप ऐसे सोचिए कि यार ये ग्रैंड माँ है, ये दादी है, तो ये दादी आपको एक पाई खाने के लिए दे रही है और फिर वो आपको, आप उससे क्षमा मांग रहे हो, उसकी वजह से वो खुश होकर उसने आपको वो पाई खाने के लिए, वो केक खाने के लिए दिया। ठीक है, तो आप ओके भाई, मैंने क्षमा मांग ली तो मुझे अभी केक मिला, तो आपने वो केक खाया और आप चले गए। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करना, मुझे बताना, अगर कुछ सजेशन हो तो वो बताना और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोस बना सकूँ और भी नए नए तरीके से आपको पढ़ाने के लिए कुछ कुछ चीज़ें ला सकूँ। ठीक है, देखो मैं, मेरा इस चैनल का बस एक ही मोटो है कि जिन लोगों को बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल हो सकते, या फिर कुछ कई लोगों को ना यार रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं लेकिन टीचर्स अच्छे अवेलेबल नहीं होती, तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का एग्ज़ाम्स के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि यार वो सब तक पहुँचा सकूँ मैं। देखो नॉलेज है ना, देने से बढ़ता है। ठीक है, तो मेरा बस एक एक क्या कहते हैं हम इसे, छोटा-सा एक ट्राई है कि मेरी वज़ह से किसी का भला हो जाए। तो प्लीज़ अगर आपको कुछ भी अगर डाउट है या कुछ भी आपको सजेशंस है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और ये जो वीडियो है ना यार अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके। ओके, थैंक यू।